आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग स्वदेश प्रेम नामक जो कविता है उसका 1 से 4 तक जो बंध है इसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए इसका व्याख्या समझने से पहले काव्य का रसास्वादन भी कर लिया जाए। जैसा कि शायद जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से जो मेरी शैली है आपको पसंद आ रही होगी। अगर शैली, काव्यात्मक शैली अगर पसंद आ रही हो तो इसको जो है कि हमें कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं तो फिर मैं अपना तरीका बदल दूंगा। आइए सुने। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप गिर हिमवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी जस धारा सी बहती है अब भी निशिवासर, ढूंढ उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, पाओगे तुम इनके तट पर। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, रग रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, कर देता है प्राण निछावर। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। आइए अब देखते हैं इसका अर्थ। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, इस कविता में हमारे देश के वैभव का यानी प्राचीन वैभव का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। और हमारे देश के वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। मैंने कह रहे हैं हमारा देश जो है, हमारा जो प्राचीन वैभव है, इसका अतुलनीय प्रताप जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है, इसके प्रताप का साक्षी कौन है? प्रत्यक्ष रूप में दिवाकर यानी सूर्य है। यानी सूर्य हमारे प्राचीन वैभव और संस्कृति का, उसके प्रताप का साक्षी है। आगे देखिए, घूम घूम कर देख चुका है जिसके निर्मल कीर्ति निशाकर। और यह निशाकर अर्थात चंद्रमा हमारे देश की जो निर्मल कीर्ति है, जो निर्मल यश है, इस यश को घूम घूम करके देख चुका है। अर्थात हमारे देश के निर्मल यश का साक्षी कौन है? चंद्रमा है। आगे देखिए, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। ये आकाश के जो अनंत तारागण है, जिनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, असंख्य जो तारेगण हैं, यह हमारे प्राचीन वैभव को देख चुके हैं। यानी हमारे प्राचीन वैभव के प्रत्यक्ष साक्षी अगर कोई है तो
अनंत तारागण है। अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोषरण गर्जन। कह रहे हैं यह नभ, यह आकाश जो है असंख्य बार हमारे देश के विजय घोष को, यानी युद्ध के जो विजय पताका या युद्ध के जो विजय घोष है उसको असंख्य बार सुन चुका है। आगे देखिए, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश के मस्तक। और हिमालय हमारे देश का सर्वोच्च मुकुट बनाता है, हमारी मातृभूमि का, हमारी भारत माँ का उस सर्वोच्च मुकुट के रूप में हिमालय खड़ा है, जो इन्हें सुशोभित करता है और हमारे देश के दिव्य मस्तक को क्या करता है, ऊंचा बनाता है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और ये समस्त दिशाओं में हमारे भारत के जय गान अभी भी गूंज रहे हैं। हमारे भारत का जो यश गान है, जो जय गान है, यह आज भी संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही है। आगे देखिए, कहते हैं जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर। हमारी महिमा का अगर कोई साक्षी है, सत्य रूप में अगर कोई है, तो हिमगिरवर यानी जो श्रेष्ठ हिमालय है, यह श्रेष्ठ हिमालय हमारे भारत की महिमा का प्रत्यक्ष रूप में, सत्य रूप में साक्षी है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। और कभी यानी प्राचीन काल में देवताओं के जो विमान वह हिमालय के विस्तृत वक्षस्थल पर यानी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर कभी उतरा करते थे। ऐसी मान्यता है कि देवता अपने विमान को लेकर के हिमालय पर उतरते थे और वहाँ विचरण करते थे। यहाँ उसी बात का वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं सागर ने छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर। और हमारे देश की समृद्धि और हमारे देश के विकास में सागर यानी समुद्र का भी विशेष योगदान रहा है। कहते हैं कि सागर अपनी छाती पर माने अपने वक्षस्थल पर भारत के अगणित असंख्य अरड़ों पोत माने होता है समुद्री जहाज, माने समुद्री जहाजों को अपने सीने पर ले करके पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों तक। बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर के संसार के समस्त तटों पर माने संसार के हर एक देश में हमारे भारत के समुद्री जहाज को बड़े प्रसन्नचित्त होकर के समुद्र एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया करता था। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल में व्यापार जो होता था समुद्री जहाजों से हुआ करता था, और एक देश से दूसरे देश में आने जाने से एक देश दूसरे देश एक दूसरे की संस्कृति को जानते थे, व्यापार करते थे और उन्नति और विकास करते थे। तो ये कह रहा है कि हमारे देश के उन्नति और विकास में यानी व्यापार में जो हमारा देश सर्वशिखर पे रहा है, उसमें भी सागर का विशेष योगदान रहा है। सागर प्रसन्नचित्त होकर के हमारे भारतीय जहाज़ों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया करता था। आगे देखिए, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निस्वासर। और हमारे देश की यश धारा जो है वह रात दिन निस्वासर, रात दिन जो नदियां बहती हैं वह बिल्कुल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी ये बहती हुई नदियां जो रात दिन कलकल करती हुई जो नदियां बहती हैं, ये हमारे भारत के यश धारा की प्रतीक हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कह रहे हैं अगर हमारे भारत की समृद्धि और विकास को ढूंढना चाहो, उसके चरण चिन्ह को ढूंढना चाहो, तो इन नदियों के किनारे आकर के देखोगे तो हमारे देश की वैभव, हमारे देश की संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य है, यहाँ भावार्थ ये है कि जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं आप नज़र उठा करके देखिए, वह बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हैं। क्यों हैं कि प्राचीन काल में आवागमन का साधन नदी हुआ करता था, जो नदियाँ हुआ करती थीं, तो नदियों के किनारे जो गांव पहले बसे वही गांव ज़्यादा विकसित हुए और विकसित होते होते आज जो है कि एक नगर और बड़े महानगर का रूप धारण कर लिए हैं। तो ही कह रहे हैं कि अगर उनके चरण चिन्ह को ढूंढोगे, हमारे भारत के विकास यानी उन्नति के चरण चिन्ह को तुम ढूंढोगे, तो नदियों के किनारे जो बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं उनको देख करके प्राप्त कर सकते हो। आगे कहते हैं विषुवत रेखा का जो वासी
जीता है निज हाँफ हाँफ कर। कहते हैं जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा का वासी, वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ का जीवन बहुत ही मुश्किल है। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ के लोग हाँफ हाँफ करके जीवन जीते हैं, प्रचंड गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपने मातृभूमि पर। लेकिन जिस जन्मभूमि पर, जिस मातृभूमि पर उसने जन्म लिया है, वह भी उस अपने मातृभूमि से अलौकिक प्रेम करता है। कहने का मतलब ये कि हम जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिस भी रूप में हैं, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी जन्मभूमि है, यह हमें प्राण से भी प्यारी है। इसलिए हम जिस भी रूप में हैं, हम इससे अलौकिक प्रेम करें, अलौकिक अनुराग करें। आगे कहते हैं ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर। कहते ध्रुव प्रदेशों में जो बर्फ साल भर बनी रहती है, साल भर अंधेरा अंधेरा रहता है, वहाँ सूर्य का दर्शन 6-6 महीने 8-8 महीने तक नहीं दिखाई देता है, वैसे जगह पर जो ध्रुववासी जो हैं उस अंधकार में और उस बर्फ में कांप कांप करके जीवन जी लेते हैं, लेकिन वे भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण को न्यौछावर कर देते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। लेकिन जब आवश्यकता पड़ने पर वह उतने विषम परिवेश में है, लेकिन फिर भी अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इतना व्याख्या आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले शेष व्याख्याओं को पढ़ेंगे, शेष कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे। इसका मैं काव्यगत सौंदर्य आपको बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए। आप इसमें पहला बिंदु लिख सकते हैं स्वदेश प्रेम का वर्णन, एक बिंदु बना लेंगे। अगला पॉइंट बना सकते हैं भाषा सरल खड़ी बोली, रस वीर रस, गुण ओज गुण, शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति, अलंकार अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से आपका ये व्याख्या यहाँ तक कंप्लीट होता है। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, शैली भी अच्छी लग रही होगी। अगर शैली अच्छी लग रही हो और आप मेरे चैनल पर नए हों या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों और पूरा का पूरा मटेरियल अगर आपको एक प्लेटफार्म से प्राप्त करना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर जा कर के आप पूरा गद्य काव्य और संस्कृत का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।